हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद आपका सेकंड पार्ट भी आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर हम लोग। तो पहला टॉपिक होगा आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड टॉपिक होगा आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक होगा। सेकंड होगा रेडियो एक्टिविटी, थर्ड होगा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, fourth Rutherford gold foil experiment and the fifth one is Rutherford model of an atom। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखे हैं, इसको बस डिटेल में पढ़ना है हम लोग को इस क्लास में। ठीक है, छोटी क्लास मीन्स 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ये। तो क्या है, पहला टॉपिक आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वी हैव टू डिस्कस समथिंग that is called as discharge tube experiment। discharge tube experiment के बारे में डिस्कस करना होगा। अब क्या होता है ये discharge tube experiment, एक साइंटिस्ट थे नेम्ड विलियम क्रोक। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इन्होंने ही किया था। क्या था एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक डिस्चार्ज ट्यूब था, दिस ब्लू कलर वन इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, एक ग्लास का छोटा सा ट्यूब था जिसको बैटरी से कनेक्ट किया गया था। नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है वहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाया गया था, दैट इज कॉल्ड एज कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है वहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाया गया था, दैट इज कॉल्ड एज एनोड। ठीक है, और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया गया था जिससे कि इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर को मेंटेन किया जा सके जितना भी चाहते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट क्या था कि जब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज, दैट इज 10,000 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज, ठीक है, और प्रेशर नियरली अबाउट 10⁻⁻² atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इतना प्रेशर यहाँ पे मेंटेन करते हैं और इतना वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और साथ ही साथ दोनों प्लेट्स के बीच में ग्लो भी नज़र आता है। ठीक है, अब यही प्रेशर थोड़ा सा और रिड्यूस करते हैं, दैट इज़ अराउंड 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसमें क्या नज़र आता है कि जो ग्लो प्लेट्स के बीच में था वो तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कंडक्ट हो रही है। ठीक है, जो भी ग्लो था इनिशियली 10⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो ग्लो इस प्लेट्स के बीच में नज़र नहीं आ रहा है, यानी इनविजिबल है, बट इलेक्ट्रिसिटी अभी भी प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर यहाँ पे एनोड जो है वो परफोरेटेड ले रहे हैं, परफोरेटेड यानी बीच बीच में जिसके छेद हों, और एनोड जो इलेक्ट्रोड है उसके पीछे में यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दें, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ठीक है, जिंक सल्फाइड जो होता है वो आपका फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। तो जिंक सल्फाइड की अगर स्क्रीन लगा देते हैं तो क्या होगा कि इतने वोल्टेज पे और 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी, और अब यहाँ पे फ्लोरेसेंस नज़र आएगा आपका जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। तो इससे क्या पता चल रहा है, ऐसा एज्यूम साइंटिस्ट ने किया कि कुछ तो है जो अपोजिट साइड से आ रहा है और इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को हिट कर रहा है, और जब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को हिट कर रहा है तो उस पर फ्लोरेसेंस नज़र आ रहा है। तो अपोजिट साइड कौन सा हुआ, इसका कैथोड हुआ। तो ऐसा एज्यूम किया गया कि कैथोड के साइड से आ रहा है, इसीलिए जो भी रेज थी उनका नाम क्या रख दिया गया, कैथोड रेज रख दिया गया। ठीक है, तो अब कैथोड रेज क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देखते हैं हम लोग। व्हाट इज कैथोड रेज, द इनविजिबल रेज विच इमर्जेस फ्रॉम कैथोड्स एंड कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब ऐसे इनविजिबल रेज जो कैथोड से इमर्ज हो रहे हैं, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कैथोड से इमर्ज हो रहा था और अपोजिट साइड में जाके हिट कर रहा था, और नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज क्यों है, सपोज अगर ये नेगेटिव चार्ज से इमर्ज हो रहा है तो नेगेटिव से दूर कौन जाता है, नेगेटिव ही दूर जाता है ना। तो इसीलिए नेगेटिव नेगेटिव रिपल ईच अदर एंड नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेगेटिव से निकल रहा है और पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स वो नेगेटिवली चार्ज है, दैट मीन्स वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इसीलिए द इनविजिबल रे विच इमर्जेस फ्रॉम कैथोड एंड कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये कैथोड रेज की डेफिनेशन होगी। अब प्रॉपर्टीज क्या है कैथोड रेज की, दीज रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, जैसा कि हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा था। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करता है, तो बीच में जो भी आपका डिस्चार्ज ट्यूब था उसके बीच में अगर एक कुछ ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसका इमेज
बनना शुरू हो जाता है, उसका शैडो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, नॉट इमेज, शैडो बनता है उसका। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों कैरी है? क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट से दूर जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट के तरफ जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी डिफ्लेक्ट हो रहा है। और जो डिफ्लेक्शन है वो किस तरह का डिफ्लेक्शन है? जैसा कोई नेगेटिव चार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है उसी टाइप का डिफ्लेक्शन है। तो इससे कंक्लूड किया गया कि जो पार्टिकल है या फिर जो भी रेज आ रही हैं वो आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड रे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इसी तरह से डिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। दीज रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। अब मटेरियल पार्टिकल क्यों है? क्योंकि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके बीच में एक व्हील टाइप का लगा दिया गया, तो जब रेज जा रही होती हैं हिट करती हैं व्हील्स को और इसको रोटेट करना स्टार्ट कर जाती हैं, ठीक है। तो इससे बोला गया कि इसका मटेरियल पार्टिकल है, यानी मटेरियल के फॉर्म में है, पार्टिकल से बना हुआ है ये सिर्फ रेज नहीं है, इस रेज के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। जो रेज हैं, कैथोड रेज हैं, वो ना तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का इलेक्ट्रोड हमने ले रखा है, कौन से मेटल का इलेक्ट्रोड ले रखा है हम लोगों ने, और ना ही कौन सी गैस हम लोगों ने उस ट्यूब में ले रखी है उस पर डिपेंड कर रहा है। उस ट्यूब में कोई सी भी गैस ले लो, हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, ठीक है, उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक ही तरह की हैं। तो ये कैथोड रेज था और कैथोड रेज की प्रॉपर्टी थी। तो इससे क्या कंक्लूड हुआ कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, इनविजिबल रेज हैं और ये कैथोड से ओरिजिनेट हो रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रही है। यही सब कंक्लूजन निकला किसका? कैथोड रेज का, ठीक है। अब नेक्स्ट है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स थे वही कौन से पार्टिकल्स थे? इलेक्ट्रॉन थे। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे पता चला, उसका चार्ज टू मास रेशियो, उसका मास कैसे निकाला गया, उसके बारे में देखते हैं। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज यानी आपका E और मास यानी चार्ज यानी E एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E/m की वैल्यू निकाली गई है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये फिर से एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपका दे रखा है। ये सपोज डिस्चार्ज ट्यूब का ही समझ लीजिए आप लोग। कैथोड है, एनोड है, कैथोड से एक रेज निकल रही है, दैट इज इनविजिबल रेज विच इमर्जेस फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। अब ये अगर यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक किया, आपका जो ऊपर में ब्लू कलर का और येलो कलर का आपको कलर दिख रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज नीचे वाला है, और ये आपको मैग्नेट दिख रहा है जहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं तो जो भी रेज जा रही थी वो आपका सीधे जाके बी पॉइंट पे हिट कर रही थी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया, तो जो रेज थी वो जाके आपके ए पॉइंट पे हिट कर रहा था, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, सिर्फ ओनली मैग्नेटिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो रेज था वो जाके आपके सी पॉइंट पे हिट कर रहा था, ठीक है। अब दोनों को मैनेज करके, दोनों को एक साथ लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों को बैलेंस करके क्या किया, उस रेज को या उस पार्टिकल को पॉइंट बी पे लाके हिट करवाया, जहाँ पे वो बिना किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड पे सीधे सीधे चुपचाप जा रहा था, ठीक है। और उसको मैनेज किया टू हिट ऑन द बी पोर्शन। अब ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता थी, तो उसके बेसिस पे E/me यानी चार्ज बाई मास का रेशियो निकाला गया, जो कि किसके बराबर है? E/h²r। E क्या है आपका? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी H क्या है आपका? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, E क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और R यहाँ पे जो है वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्व्ड पार्टिकल है, यानी जिस तरह से वो कर्व ले रहा था, जो भी डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो उसके कर्व का रेडियस है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का पता है, रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं, तो उसके बेसिस पे E/me का रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू 1.758820 × 10⁻11 कूलम्ब पर kg।
तो नेक्स्ट है मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एटमाइजर के थ्रू ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्रिएट किए गए, ठीक है, और इस छोटे से होल के थ्रू इस ऑयल के ड्रॉपलेट्स को नीचे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फॉल होने दिया गया। और यहाँ से एक टेलीस्कोप के थ्रू इसको ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट ने उसके जो भी रेट ऑफ फॉलिंग से उसका मास जो था वो कैलकुलेट कर दिया कि ऑयल ड्रॉपलेट का मास कितना होगा, ठीक है। अब ये जो प्लेट्स हैं ऊपर में अपर प्लेट्स और लोअर प्लेट्स, ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। तो ऊपर में पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे में नेगेटिवली चार्ज है। तो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो भी एयर थी उसको आयनाइज किया थ्रू एक्सरेज से उसको एलिमिनेट किया, उसको एक्सरेज उस पर प्रोड्यूस करवा के उस पर डाला, ठीक है। और उससे जो भी एयर था वो आयनाइज हो गया। अब एयर आयनाइज हो जाते हैं, कैसे एयर के पार्टिकल्स आयनाइज हो जाएंगे, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकलेगा तो आयंस के फॉर्म में हो जाएंगे। अब ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे ये जाके ऑयल ड्रॉपलेट्स में इनकॉर्पोरेट हो गए, यानी ऑयल ड्रॉपलेट्स के अंदर चले गए। तो पहले जो ऑयल ड्रॉपलेट्स था उस पर कोई चार्ज नहीं था, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन जब एक्सरेज को यहाँ पे वो किया गया उसकी वजह से एयर के पार्टिकल्स आपके आयनाइज हो गए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जाके ऑयल ड्रॉपलेट्स में इनकॉर्पोरेट हो गए और उससे ऑयल ड्रॉपलेट्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब किसी तरह जो भी यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया था उस वोल्टेज को कम ज़्यादा करके, इस दोनों प्लेट्स के बीच में वोल्टेज को कम ज़्यादा करके इस पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जा सकता है, ऑयल पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जा सकता है, उसको रिटार्ड किया जा सकता है, ठीक है। उसके मोशन को अपने अकॉर्डिंग चलाया साइंटिस्ट ने। और उसके बाद से कंक्लूड किया इसका मैग्नीट्यूड, क्या कंक्लूड किया, बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ दैट पार्टिकल, क्या कंक्लूड किया साइंटिस्ट ने कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज Q ऑन द ड्रॉपलेट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज E, कि जो भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उस चार्ज पे Q, सपोज मान लीजिए ये आपका ऑयल ड्रॉपलेट है और इस पे जो चार्ज है वो Q है। अब जरूरी नहीं है ना कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 3 कुछ भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। जिस टाइप का भी गैस अंदर प्रेजेंट हो, जिस टाइप का भी पार्टिकल हो, उसके अकॉर्डिंग उस पर इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इस ऑयल ड्रॉपलेट पे सपोज Q चार्ज है, सो ऑन द ड्रॉपलेट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज E। तो कोई छोटा इलेक्ट्रिकल चार्ज है E, इसी का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। Q इक्वल्स टू NE, N क्या है आपका इंटीजर है, और E क्या है आपका एक सबसे छोटा चार्ज है, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है। तो यही मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया मिल्कन ने, ठीक है। तो जो सबसे छोटा चार्ज है वो क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो सबसे छोटा पार्टिकल हम लोग इलेक्ट्रॉन को मानते हैं, तो इसीलिए जो सबसे छोटा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये किसको माना गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माना गया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया गया। चार्ज कैलकुलेट कर दिया हम लोगों ने, अब हम लोग को मास कैलकुलेट करना है। उससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने E/me का रेशियो कैलकुलेट किया था, चार्ज बाई मास का रेशियो कैलकुलेट किया था। अब इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है तो उसका मास ऐसे तो है नहीं कि उसको लेके तराजू में नाप लिया, हो गया, उसका मास पता चल गया, ठीक है। तो बहुत छोटा होता है, तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही उसका मास कैलकुलेट किया जाता है। तो E/me का रेशियो हम लोग को पहले पता चल गया था। अभी ऊपर में हम लोगों ने चार्ज का रेशियो निकाल दिया, अंदाजन है ये सारे चीज़ें जो भी हैं, तो चार्ज का निकाल लिया। तो E डिवाइडेड बाई E/me जब कर देंगे तो हम लोग मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका E/me का 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg आया था, और चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आया था। इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 9.10 इंटू 10⁻31 kg, यानी मास कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से दोनों एक्सपेरिमेंट के थ्रू मास कैलकुलेट हुआ, ठीक है। मास बाई चार्ज बाई मास, एंड देन चार्ज निकाल के मास कैलकुलेट किया। सो अब इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड हैज मास नियरली इक्वल टू 1/1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम,
इसको याद रखने के लिए हम लोग 1840 भी मान के चलते हैं, ठीक है। 3 यूनिट का डिफरेंस है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि 1840 है, कि इस तरह से ये जो राउंड ऑफ में वैल्यू है ये याद रह जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसपे यूनिट नेगेटिव चार्ज है, यानी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, और इसका जो मास है वो नियरली इक्वल है कितना, 1/1840 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन हुई। अब नेक्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो इसके लिए हम लोग फिर से उसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, जो भी डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे आपका जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा हुआ था, एनोड आपका परफोरेटेड था, अपोजिट साइड से एक रेज आ रही थी, उसी को हम लोगों ने कौन सी रेज कहा था, कैथोड रेज कहा था। अब इसके अंदर जो भी गैस ले रखी है, सपोज हाइड्रोजन गैस ले रखे हैं या फिर हीलियम गैस ले रखे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मान के चलते हैं, हाइड्रोजन गैस लिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो जो भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या रेज आ रही हैं, इनविजिबल रेज या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बुला लें उसको, वो जाके हिट करती है गैस को, ठीक है। जब गैस को हिट करते हैं, गैस पार्टिकल को हिट करते हैं, तो उसको आयनाइज कर देती हैं। ये आयनाइज यानी इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट आउट कर देते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, आपका पॉजिटिव चार्ज एंड देन योर इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो तो कैथोड रो को ज्वाइन करके आपका पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा। और जो पॉजिटिव चार्जेस इसमें जनरेट हुए हैं ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ एयर, वो कहाँ जाएंगे, वो अपोजिट साइड में जाएंगे जहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किसके साइड जाएंगे, नेगेटिव प्लेट के साइड में जाएंगे। तो यही आपका क्या हो गया, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यही क्या कंक्लूड कर रहे हैं, ये एनोड रेज को कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये एनोड के साइड से आ रहा है तो इसीलिए एनोड रेज बुलाते हैं इसको। अब यहाँ पे अगर कैथोड्स को परफोरेटेड ले लें हम लोग, ठीक है, तो इन बीच में से जो कैथोड अगर परफोरेटेड होंगे तो उनके बीच में से ये पॉजिटिव चार्ज जाके जिंक सल्फाइड स्क्रीन को हिट करेंगे, तो इसीलिए इसको कैनाल रेज भी बुलाते हैं, या तो पॉजिटिव रेज या फिर एनोड रेज या फिर कैनाल रेज, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एनोड रेज क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए एनोड रेज या फिर कैनाल रेज भी बोल सकते हैं। एनोड रेज क्योंकि ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वो अपोजिट साइड से आ रहा है, अपोजिट साइड से आ रहा है तो अपोजिट साइड में कौन है, एनोड है, तो एनोड रेज। और कैनाल रेज क्योंकि वो परफोरेटेड कैथोड के बीच में से जा रहा है, यानी कैनाल टाइप का है, उसके बीच में से जा रहा है, इसीलिए उसे कैनाल रेज भी कह रहे हैं। और पॉजिटिव रेज भी बोलते हैं क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज इनविजिबल रेज को ही क्या बोलते हैं, एनोड रेज बोलते हैं या फिर कैनाल रेज बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। अब जो कैथोड रेज थी वो उस पर डिपेंड नहीं कर रही थी कि आपने किस टाइप का गैस या किस टाइप का इलेक्ट्रोड का मटेरियल ले रखा है, लेकिन कैनाल रेज जो है वो डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ गैस पे। क्यों, क्योंकि वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन एजेक्ट आउट हो रहा था, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके एक ही तरह थे, बट यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो आपका पॉजिटिव चार्ज बच रहा है। तो वो पॉजिटिव चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, किस टाइप का आपने गैस ले रखा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन द गैस फ्रॉम विच इट ओरिजिनेट। अब जैसे चार्ज बाई मास रेशियो निकाला, तो जिस टाइप की गैस ले रहे हैं उस टाइप का उसका चार्ज बाई मास का रेशियो आ रहा है। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, जो भी फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसका मल्टीपल कैरी किए हुए हैं। Behavior of these particles in electric and magnetic field is opposite to that observed for electron और cathode rays। जो cathode rays के लिए behavior observe किया गया था उसके just opposite behavior ये show करते हैं in the presence of magnetic and electric field। तो जब cathode rays को negative assume किया तो opposite behavior show कर रहे हैं, इसका मतलब ये positively charge हैं। So अब next है आपका the smallest and lightest positive आयन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड इट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। जो सबसे छोटा और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन मिला वो किसके आयन से मिला, वो हाइड्रोजन एटम की वजह से मिला। हाइड्रोजन गैस जब आयनाइज हुआ तो उसकी वजह से मिला, तो इसीलिए उसको प्रोटॉन बुलाते हैं।
तो प्रोटॉन की अगर डेफिनेशन देखा जाए, सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो चार्ज है पॉजिटिव प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है प्रोटॉन का चार्ज, नॉट मास, ओनली चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे। तो सब एटॉमिक पार्टिकल है यानी एटम के अंदर है और पॉजिटिव चार्ज है और इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी कि अल्फा पार्टिकल्स को, जो छोटे छोटे आपके जैसे कि बेरिलियम हो गया, ठीक है, लाइट एलिमेंट हो गया, उसको अल्फा पार्टिकल से, अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, अभी आगे में भी बता रखा है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो जो बेरिलियम है उसको अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया गया तो दो आपके पार्टिकल्स निकले। तो एक पार्टिकल तो आपका कार्बन का एटम की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, दैट मीन्स वो कार्बन है, ठीक है। और दूसरा जो था उसका जो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करते हैं तो जैसे कि हीलियम है यहाँ पे, तो इसका एटॉमिक मास कितना है, 4 है, इसका 9 है, 9 + 4 विल गिव्स यू 13, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं तो 12 ही है, कार्बन का 12 है, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी पार्टिकल है उसका मास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब जाके आपका 13 के बराबर होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 4 है, तो 4 + 2 गिव्स यू 6 और यहाँ पे कार्बन का 6 है, दैट मीन्स यहाँ पे एन जो चार्ज है वो आपका 0 होना चाहिए। तो इस बेसिस पे आपका किसका डिस्कवरी हुआ था, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। एक और नीचे में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, बेरिलियम बोरॉन है ये, ठीक है, नॉट बेरिलियम, बोरॉन का दे रखा है आपका। बोरॉन को जब अल्फा पार्टिकल से हिट करवाया तो नाइट्रोजन का और एक पार्टिकल वहाँ पे और जनरेट हुआ जिस पे मास तो 1 था लेकिन चार्ज उसका न्यूट्रल था यानी 0 चार्ज था, ठीक है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो इस ऊपर वाली कहानी से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ऊपर में जो भी कहानी बनी थी, जितनी भी कहानियाँ बनी थी वो सिर्फ हम लोग को एक बार देखने के लिए कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर और न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। जो मेन बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपके ये हैं, किसने डिस्कवर किया था, रिलेटिव चार्ज क्या है, एब्सोल्यूट चार्ज क्या है, रिलेटिव मास क्या है, एब्सोल्यूट मास क्या है, बस इससे मतलब रहना चाहिए हम लोग को। और वो कहानी एक बार याद रखना चाहिए। सपोज अगर कभी पूछ लिया गया एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और एनोड रेज, तो एक्सप्लेन करना आना चाहिए, इसीलिए उसके नोट्स नहीं दे रखे हैं, बस समझा रखा है। ओके, तो ये आपका पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डिस्कवर्ड बाय कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, उसका रिलेटिव चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज क्या है, रिलेटिव मास और एब्सोल्यूट मास क्या है, ये हम लोग को पढ़ना है। तो डिस्कवर किसने किया था, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या है, -1 है, ठीक है। उसका एब्सोल्यूट चार्ज क्या है, जो एग्जैक्ट उस पर चार्ज क्या है अभी ऊपर में कैलकुलेट किया था, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसका रिलेटिव मास क्या है, 1/1840 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और उसका एब्सोल्यूट मास कितना है, 9.10 × 10⁻31 kg, ये उसका एब्सोल्यूट मास हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब प्रोटॉन का देखते हैं। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, यूगेन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। प्रोटॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का -1 है तो प्रोटॉन का +1 होगा। एब्सोल्यूट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट है, दैट इज +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। रिलेटिव मास 1 यूनिट होता है एंड एब्सोल्यूट मास जो है वो 1.673 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने। इसका रिलेटिव चार्ज 0 है, एब्सोल्यूट चार्ज जो है वो 0 है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है तो कोई चार्ज तो होगा ही नहीं। रिलेटिव मास जो है इसका भी 1 यूनिट माना जाता है और इसका मास जो होता है वो भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, 1.675 × 10⁻⁻27 kg। जो डिफरेंस है वो 3rd प्लेस ऑफ डेसिमल में है, ठीक है। यहाँ पे 673 है, इसकी और ज़्यादा ये राउंड ऑफ में वैल्यू है आपका, ठीक है। तो बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी रेस्ट जो है वो जो मास है इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक तरह से बराबर ही होता है।
तो सबसे हैवीएस्ट एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन सा है, सबसे हैवीएस्ट, तो वो आपका न्यूट्रॉन है। सबसे लाइटेस्ट कौन है, आपका इलेक्ट्रॉन है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वही कंट्रीब्यूट करते हैं एटम के मास में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास बहुत कम होता है, तो इसीलिए उसका मास जो होता है वो हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर कंटिन्यूअसली किसी सब्सटेंस से रेडिएशन निकल रहे हैं उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, रेडियो एक्टिविटी बुलाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स विच एमिट रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो रेडिएशंस को एमिट करते हैं, जैसे कि आपका रेडान हो गया, यूरेनियम हो गया, पोलेनियम हो गया, ये कंटिन्यूअसली रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से पार्टिकल्स इमिट करते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स होता है, बीटा पार्टिकल्स होता है एंड गामा रेज होता है। अब ये अल्फा, बीटा और गामा रेज क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैविंग 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास, यानी जो हीलियम होता है, हीलियम का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो दो आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग हटा देते हैं। जब हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा देते हैं तो सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज उस पर आता है। और इसका मास कितना होता है, इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मास कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा, और चार्ज कितना हो जाएगा इस पर, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बेसिकली ये क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है। तो इसको रिप्रेजेंट He2+ से भी कर सकते हैं या फिर He4 और नीचे में 2 इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हीलियम का न्यूक्लियस हो गया। सो अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज particle having 2 unit of positive charge and 4 unit of mass. Beta particle क्या होता है, negatively charged particles having 1 unit of negative charge and negligible mass, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, negligible mass होता है, उसके मास को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, और उस पर चार्ज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। तो बीटा पार्टिकल क्या है, यूजुअली आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल आपका हीलियम न्यूक्लियस है एंड बीटा पार्टिकल इज योर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन के ही टाइप की होती है। लास्ट है आपका गामा रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विदाउट एनी चार्ज एंड मास। ऐसा गामा रेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं जिसका चार्ज मास नहीं है उसका। ठीक है, वो रेडिएशंस होते हैं बस। सो नेक्स्ट है आपके एटॉमिक मॉडल। तो इस वाले में हम लोग छोटे छोटे जो एटॉमिक मॉडल्स हैं बस उसी को देखेंगे। तो पहला है आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। छोटी क्लास में यानी 9th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ रखा है, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम होता क्या है। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन, केक पुडिंग और क्रिसमस पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। इस मॉडल को हम लोग वाटरमेलन यानी तरबूज या फिर केक पुडिंग या फिर क्रिसमस पुडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। क्या होता है थॉमसन मॉडल, क्या है आपका कि स्पेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी जैसे तरबूज है तो जो रेड पार्ट है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है और उसके जो बीज हैं वो आपके नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, तो यही आपका ओवरऑल थॉमसन मॉडल है। पढ़ लेते हैं हम लोग, इतनी मेहनत से लिखा हुआ है। An atom consists of a sphere of positive charge with negative charge electrons embedded in it. The positive and negative charges are equal in magnitude, due to which the atom is electrically neutral. जो पॉजिटिव चार्ज है यानी जो रेड पार्ट है और जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि जो सीड्स हैं उसमें उनका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, इसीलिए जो एटम होता है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये आपका थॉमसन मॉडल था। अब ये इसका डीमेरिट क्या है, अनेबल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था या फिर रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट था, उसको एक्सप्लेन करने में ये नाकामयाब हुआ था। तो यही इसका डीमेरिट है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम का। अब रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट क्या है, चलिए उसको देखते हैं। क्या किया था कि एक बहुत ही थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल लिया गया था। ठीक है, जिसको हम लोग सिर्फ एक एटम, देखिए इतने थिन है और
ये इसी को जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया तो ये एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसी पे जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को डायरेक्ट किया गया तो कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस इसमें देखे गए। ऑब्जर्वेशंस क्या थे? मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी जो भी गोल्ड फॉइल पे जा रहे थे, ये एटम्स हैं आपके, ठीक है, गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्टेड चले जा रहे हैं, यानी जहाँ से आ रहे हैं उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं, आगे में बढ़ जा रहे हैं, कोई ज़्यादा इफेक्ट उन पर नहीं हो रहा है। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल, बहुत ही कम फ्रैक्शन के जो हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा एंगल से नहीं, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अ वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक दैट इज डिफ्लेक्टेड बाई 180 डिग्री, और उसमें से बहुत कम जो है वो बाउंस बैक हो जा रहे हैं, यानी 180 डिग्री से आपका वापस रिटर्न हो जा रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशंस थे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्वेशन थे, इसमें दिखा देती हूँ। जैसे मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं आपका अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं, जैसे कि ये गया आपका अनडिफ्लेक्टेड, कहीं भी मुड़ा उड़ा नहीं, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से आगे निकल गया। अ वेरी फ्यू, यानी बहुत सारे जो इतने सारे पार्टिकल्स थे उसमें से कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो आपके थोड़े कम एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और उसमें से भी बहुत कम जो थे वो आपका बाउंस बैक हो रहे थे, यानी वापस से रिवर्स हो जा रहे थे। तो यही गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था। तो ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने देख लिया। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं कि क्या कंक्लूड किया था रदरफोर्ड ने। ये सारा देखने के बाद रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, यानी ज़्यादातर जो स्पेस है एटम में वो एम्प्टी है, खाली स्पेसेस है, इसीलिए जो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो आपका बिना डिफ्लेक्शन के ही आगे में चले जा रहे हैं। और क्या देखा? द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटे वॉल्यूम में आपका कंसंट्रेटेड है, इसी वजह से बहुत कम पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और उससे भी कम पार्टिकल्स आपके वापस बाउंस हो जा रहे हैं। तो जो पार्टिकल्स डायरेक्ट जाके इस पॉजिटिव चार्ज पे, जहाँ पे कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है, हिट कर रहा है डायरेक्ट, वो बाउंस बैक हो रहा है। जो उसके ज़रा पास से जा रहा है, तो पास से जा रहा है तो क्या हो रहा है, थोड़े कम एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और बाकी सबको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो सीधे सीधे अपना निकल जा रहे हैं। तो ये जो स्मॉल एरिया है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, इसी स्मॉल एरिया को क्या बुलाया गया? न्यूक्लियस बुलाया गया। तो रदरफोर्ड ने एक तरह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी कि जो छोटा सा एरिया है पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे कंसंट्रेटेड है, दैट इज़ योर न्यूक्लियस, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड ने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट था उसको कंक्लूड करके एक मॉडल बनाया एटम का। क्या था कि द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटे रीजन में कंसंट्रेटेड है, और उसी को क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस दिया था। ये जो छोटा सा पार्ट है वही आपका क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, और ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, विद वेरी हाई स्पीड्स, और इन्हीं सर्कुलर पार्ट्स को क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिट्स बुला रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है और बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे के आसपास, इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के पास से इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है और दोनों जो एटम है वो आपका स्टेबलिश हो पा रहा है। तो ये था आपका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ड्रॉबैक्स क्या हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेशन में जा रहा है, अब एक सर्कुलर मोशन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर बता रहे हैं कि ऑर्बिट में जा रहा है, यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है, प्लेनेटरी मोशन कर रहा है, वो इसको सोलर सिस्टम से कंपेयर किया गया कि जो सन है वो आपका न्यूक्लियस है और जो प्लैनेट्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन है। तो अगर उस मोशन में जा रहा है, ये चार्ज पार्टिकल है। अब प्लैनेट्स तो आपके चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका चार्ज पार्टिकल है। इसमें कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि सर्कुलर मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, सर्कुलर मोशन है।
तो कंटिन्यूसली यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली एक्सेलरेट होता है तो ये क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। तो जब एनर्जी को रेडिएट करेगा ये, तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और ये एक छोटा छोटा पाथ होता जाएगा। इसका जो भी ऑर्बिट है उसका छोटा पाथ होता जाएगा, क्योंकि एनर्जी इसकी कम होती जा रही है। और अल्टीमेटली क्या होगा, ये जाके न्यूक्लियस में इसको गिर जाना चाहिए। यानी एटम की स्टेबिलिटी को ही ये चैलेंज कर रहा था। सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इफ अ चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन अंडरगोज एक्सेलरेशन, इट मस्ट कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी एंड अल्टीमेटली फॉल इन द न्यूक्लियस टेकिंग ए स्पाइरल पाथ। तो अल्टीमेटली वो उसको न्यूक्लियस में जाके गिर जाना चाहिए था बाय टेकिंग अ स्पाइरल पाथ। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का। ठीक है, कुछ आपके टर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो इसको Z से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कितने प्रोटॉन्स किसी भी एटम में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग उसका एटॉमिक नंबर बुलाते हैं। ठीक है, या तो प्रोटॉन बुला लें, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो अगर एटम आपका न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग एटॉमिक नंबर बुला सकते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रल नहीं है तो उस केस में हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन ही बुलाएंगे। ठीक है, दूसरा है मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस में बीच में बोला, जैसे पहले बोला था कि सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ही मास हम लोग कंसिडर करते हैं, तो न्यूक्लियस में ही आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। तो मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। नेक्स्ट है आपका आइसोबार्स, एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे एटम जिनका मास नंबर जो है वो सेम है, जैसे कि ये एग्जांपल है कार्बन एंड नाइट्रोजन का। तो कार्बन का भी मास नंबर 14 है, नाइट्रोजन का भी मास नंबर 14 है। तो विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एज आइसोबार्स। इनको आइसोबार्स बुलाते हैं, जिनका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। आइसोटोप्स क्या होता है, एटम विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उसको क्या बुलाते हैं, आइसोटोप्स बुलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। आइसोटोन्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोन्स क्या हैं, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। जैसे कि एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का दे रखा है। कार्बन 14 है, नाइट्रोजन 15 है, ऑक्सीजन 16 है। तो इसका जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को जब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब आप लोग कैलकुलेट करोगे 14 माइनस 6 गिव्स यू 8, 15 माइनस 7 गिव्स यू 8, 16 माइनस 8 गिव्स यू 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सब में 8 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गए, ये तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे के आइसोटोन्स हो गए। एक लास्ट टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, द एटम्स और आयंस कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो किसी भी एटम में, आयंस में, आइदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बुलाते हैं। ठीक है, कंपाउंड आयन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक एटम का आयन हो, कंपाउंड आयन को भी कंसिडर किया जा सकता है। तो जैसे कि O2 माइनस, अगर ऑक्सीजन पे नॉर्मली आपका ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब उस पर 2 माइनस चार्ज हो जाए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। फ्लोरीन पे 9 होता है लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम का 11 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो इसका 11 होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है यानी एक निकल गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए। इसी तरह मैग्नीशियम, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उसे क्या बुलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बुलाते हैं। तो यह आपका फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इसके बाद हम आपके लिए सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।